time with your family, and I believe you are doing study properly and making notes properly. Let's start our chapter number 3 continue in the political science. ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो मैप है ये आपकी कंस्टिट्यूएंसीज को बता रहा है. कंस्टिट्यूएंसीज हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि कंस्टिट्यूएंसीज यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो लोकसभा की सीटें हैं उसे हमने डिवाइड कर रखा है. उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बता रखी हैं इसमें. तो ये मैप यही शो कर रहा है कि कौन कौन सी सीटें कहाँ कहाँ पर हैं. तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, हमारे विधानसभा में कितनी सीट हैं. आपने देखा राजस्थान में कितनी सीट्स हैं विधानसभा के लिए 200 सीट्स हैं. उस पर इलेक्शन होता है और एमएलए एमपीज के डिफरेंस भी आप जानते होंगे. लेट्स कंटिन्यू. हमने वोटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से वोटिंग होता है. इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और इसका ये गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि सभी पर्सन्स को दिया जाए और ये जरूरी है कि आप इसको अपने साथ में रखें जब भी वोटिंग करने जाए. तो एक तरह से आपका ये आइडेंटिटी प्रूफ है और आपका वोट आपको ही जाएगा. आप अपने आप करेंगे तो इसमें फ्रॉड होने का कम चांसेस रहता है. सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, यानी कोई दूसरा आपकी जगह वोट नहीं दे पाएगा. इसलिए ये कुछ स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू. बट द कार्ड इज नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग, लेकिन कार्ड को कंपलसरी नहीं कहा है, यानी आप कोई और अदर एविडेंस भी ला सकते हैं जैसे राशन कार्ड हो सकता है. For voting, the voter can show many other proof of identity like the ration card or the driving license. तो ये मैंने आपको जस्ट बता दिया कि आप राशन कार्ड भी ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ला सकते हैं और पासपोर्ट भी ला सकते हैं. तो ये सारी चीजें एविडेंस है. आप वोटिंग के टाइम में अभी जैसे हमारे वोट्स हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, तो आपने भी देखा होगा फैमिली मेंबर्स अपने साथ में क्या कर लेके गए थे. और न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं. आप न्यूज़पेपर को बहुत क्लियरली पढ़ा करो. न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं और करंट अफेयर्स से भी बहुत ज़रूरी चीज़ें आती हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा. अभी से ही अगर अपनी हैबिट डाल लें आप पढ़ने की. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी इलेक्शंस के स्टार्टिंग में क्या होता है. हम प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं. इलेक्शंस कैसे स्टार्ट होते हैं, तो पहले नॉमिनेशन. वी नोटेड अबाउट दैट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीपल शुड हैव रियल चॉइस. This happen only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. We noted above that in a democratic election people should have a real choice. हमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि लोगों के पास में रियल चॉइस होना चाहिए, यानी आपको चॉइस करने के लिए कुछ कैंडिडेट तो होने चाहिए सामने. This happen only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. और ये तभी होगा जब किसी पे भी आप मतलब पाबंदियां नहीं लगाएं, किसी को रोके नहीं वो कंटेस्ट इलेक्शन करने से. दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स. यही हमारा सिस्टम है कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है. बी दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड. एनी वन हु कैन बी वोट कैन आल्सो बी कम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, यानी कोई भी व्यक्ति वोट देता है या दे सकता है तो वो कैंडिडेट के रूप में इलेक्शंस में खड़ा भी हो सकता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स व्हाइल इट इज ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग वोट. तो ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि स्मॉल क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि 18 ईयर्स तो हमारे वोट देने के लिए राइट्स है, यानी 18 साल के हो जाएंगे तो हम वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. और कैंडिडेट को खड़े होने के लिए कम से कम 25 ईयर्स होना चाहिए. देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल एक्सेट्रा. क्रिमिनल्स के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. और ये बहुत ही रेयर केसेस में ही ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक ये कहता है कि किसी को भी राइट से रोका नहीं जाए वोट देने से. Political parties nominate their candidate who get the party symbol and support. Political parties अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है और पार्टी सिंबल्स के साथ उन्हें सपोर्ट करती है कैंडिडेट्स को. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. पार्टी का नॉमिनेशन ये कहलाता है पार्टी का टिकट. जैसे आप कैंडिडेट को देखते हैं अपने, जैसे सबसे सिंपल तरीका है वार्ड से खड़े होते हैं. अगर वार्ड से खड़े होने वाला पर्सन
पार्टी से लेके आता है टिकट, तो उसको उसका सिंबल, पार्टी का सिंबल मिलता है। यदि वो जैसे हम कहते हैं कि नॉन पार्टी से खड़ा होता है, यानी निर्दलीय खड़ा होता है, इंडिविजुअल कैंडिडेट खड़ा होता है, तो वो अपना एक पर्टिकुलर सिंबल उसे इलेक्शन कमीशन देता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि पार्टी से टिकट मिलेगा तो उसे पार्टी टिकट कहेंगे, और इंडिविजुअल खड़ा होगा तो उसे इंडिविजुअल टिकट होगा उसका। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as a security deposit. जो भी पर्सन चाहता है इलेक्शन में खड़ा होना, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और साथ में कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराना पड़ता है पैसे के रूप में। यानी वो जैसे अगर पैसे की लिमिट नहीं रखें तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हमें इस तरह से भी पढ़ना है और हमें हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, क्योंकि अगर आप में से कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, एसडीएम बनेगा, तो उसे हर क्वेश्चंस के लिए रेडी होना। और पॉलिटिकल साइंस बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसका और बहुत लाइकली सब्जेक्ट है, बहुत लोग इसको अडॉप्ट करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ में आ गया आपको। जैसे हम किसी से लोन लेने जाते हैं तो भी वो सिक्योरिटी रखता है, कोलेटरल कहते हैं हम उसे। तो इसी तरह से इलेक्शन में भी खड़े होने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है कैंडिडेट को। Recently, a new system of declaration has been introduced on directions from the Supreme Court. हाल ही में ये जो नया सिस्टम डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के थ्रू, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया निर्देश दिया है, ऑर्डर दिया है लोगों के लिए कि एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। यानी हर कैंडिडेट जो भी इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है अपना लीगल डिक्लेरेशन देगा, यानी अपनी घोषणा करेगा कि मेरे पास क्या क्या है। तो ये डिटेल्स कुछ यहाँ पर दी रखी हैं, कौन कौन सी हैं। गिव फुल डिटेल्स ऑफ, यानी सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट अपने खिलाफ कोई केसेस तो नहीं है, उसको पुलिस से वेरिफिकेशन करा के देगा। सेम हम देखते हैं कि जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भी अपने जो क्लोजली पुलिस स्टेशन होता है वहां से वेरिफिकेशन कराना पड़ता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है। तो इस तरह का डिक्लेरेशन आपको इलेक्शंस के टाइम में भी देना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, एंड आपको अपने एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में बताना पड़ता है। एसेट्स और लायबिलिटीज एक इकोनॉमिकल वर्ड्स हैं, कॉमर्स के वर्ड्स हैं। हम इसमें कह सकते हैं कि इसको शॉर्टली हम ले सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज कितनी है, हमारे पास पैसा कितना है, उसका डिटेल देना पड़ता है, और फैमिली मेंबर्स कितने हैं उनके बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसमें बताया जाता है कि कितना क्वालिफिकेशन है। तो आपने स्मृति ईरानी का केस सुना होगा न्यूज़पेपर में कि उनके ऊपर काफ़ी कुछ हुआ था कि भी उन्होंने बीए करनी रखी है, इस तरह से फर्जी डिग्री है। तो इस तरह से कई ऑब्लिगेशंस आते हैं, तो एजुकेशन की डिटेल भी देनी पड़ती है। अगर आप गलत देंगे तो आपके ऊपर अपोजिशन पार्टी क्लेम करती है कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमें कैंडिडेट के डिटेल्स के बारे में समझ में आ गया कि कौन कौन सी डिटेल देनी पड़ती है नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, सब लोग देखते हैं, अखबार में, न्यूज़पेपर में, सब में छप के आता है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट। और ये वोटर्स को हेल्प करता है कि ये कैंडिडेट कैसा है, उसे आप जज कर सकते हैं कि इसके पास में प्रॉपर्टी खूब है, ये जिम्मेदार रहेगा नहीं रहेगा, क्रिमिनल केस तो नहीं है, गुंडा तो नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है और आपको हेल्प करती है अपने डिसीजन लेने में कि किसको वोट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर रखा है कि जैसे हम देखें तो कि हर नौकरी में या कोई भी पोस्ट होती है उसके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारा कैंडिडेट बनने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जस्ट हमें इंडियन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो कैंडिडेट बन सकता है और जीतता भी है कई बार। आपने देखा होगा गोलमा देवी का एग्जाम्पल, जो किरोड़ीलाल मीणा के वाइफ हैं, और उन्होंने बीजेपी के टाइम में जीता भी था। तो ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल कहाँ से मिलते हैं? न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़िएगा और उसे लिंक करिएगा। जो भी पढ़ते हैं ना उसे हमें आपस में लिंक करना चाहिए और उसे कहते हैं हम टैली करना चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमारा जो कंसेप्ट होता है वो बहुत क्लियर होता है, हम भटकते नहीं हैं और हम आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ये इंटरव्यूज में बहुत काम आता है।
Why is there no education qualification for holding such an important position when some kinds of educational qualification is needed for any other job in the country? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बोला, तो इसका आंसर नीचे दे रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब. एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे तरीके के जॉब्स के लिए जरूरी नहीं है. द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल. जैसे इन्होंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में आना है तो आपको एजुकेशन से मतलब नहीं है, आपको एबिलिटी होना चाहिए क्रिकेट खेलने का. इसमें भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर का. आप जान सकते हैं कि आपको पता भी होगा, आपने बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट देखते हैं और आपको नॉलेज रहती है कि सचिन तेंदुलकर की एजुकेशन बहुत कम थी. उन्होंने 10th फेल थे और बट उनमें क्वालिटी थी क्रिकेट खेलने की और काफ़ी यंग एज में वो फिर क्रिकेट टीम में आए थे. तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा. सिमिलरली द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एन एमपी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न्स प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट. तो ये कह रहे हैं कि इसी तरह से हम कह सकते हैं एमएलए एमपीज की भी एबिलिटी यही होती है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें, उनसे जुड़ सकें, उनको रिप्रेजेंट कर सकें, उनके इंटरेस्ट को आगे बता सकें. वेदर दे कैन डू सो और नॉट इन एग्जामिन by lack of examiners their voters after every 5 years. और ये उनका एग्जाम होता है इलेक्शंस के टाइम कि ये ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते. लैक ऑफ एग्जामिनर्स यानी बहुत सारे एग्जामिनर्स उसको चेक करते हैं. आप देखते हैं उनको हर 5 years में इलेक्शंस के टाइम में उन्हें फेस करना पड़ता है. तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. सेकेंड पॉइंट है हमारा, इवन इफ एजुकेशन है वॉज रिलीवेंट it should be left to the people to decide how much importance they give to education qualification. Even if education was relevant, यदि हम education को भी relevant कर रहे हैं, इसके साथ में जोड़ें, it should be left to the people to decide how much importance they give to educational qualification. तो इससे ये पता चला कि आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आप कैसा इंपॉर्टेंस देंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को या उसकी क्वालिटी को. In our country, putting an educational qualification would go the spirit of democracy for yet another reason. In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of the democracy for yet another reason. देखिए इसका भी एग्जाम्पल आपको इलेक्शन से ही मिलेगा. राजस्थान के इलेक्शंस में हमने पढ़ा था एक टाइम, जैसे बीजेपी ने बहुत कंपलसरी कर दिया था कि 10th पास 8th पास होना बहुत जरूरी है सरपंच के इलेक्शन के लिए. आपने पढ़ा होगा तो वो, लेकिन उसमें इन्होंने रीज़न ये दिया कि वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा. यदि कोई पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसमें क्वालिटी है, वो डिसीजन ले सकता है बहुत अच्छा, तो उसे अगर हम रोकेंगे कैंडिडेट बनने के लिए तो उसकी उसका जो फ़ायदा हो सकता है हमारी जनता को, पब्लिक को या कंट्री को, तो उससे हम महफूज रह जाएंगे. तो ये एक रीज़न बता रहे हैं यहाँ पर कि स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा कि हम अगर एजुकेशन अगर फिक्स कर देंगे तो. इसलिए अब देखा आपने, जैसे कांग्रेस आई थी तो कांग्रेस ने ये जो लिमिट से इसको हटा दिया कि अब आराम से कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो तो सरपंच के लिए या छोटे छोटे लेवल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है. इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. It means depriving a majority of the country's citizen the right to contest election. इसका मतलब यह है कि आप देखेंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज है सिटीजन्स की, उसे आप उसके इलेक्शन कंटेस्ट के लिए आप उसको रोक रहे हैं. इफ फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA, BCom और BSc वॉज मेड कंपलसरी फॉर कैंडिडेट, यदि हम डिग्रीज जैसे ग्रेजुएशन के हिसाब से उनको फिक्स कर दें कि BA होना जरूरी है, BCom होना जरूरी है या BSc होना जरूरी है कंपलसरी एक कैंडिडेट के लिए, मोर देन 90% ऑफ द सिटीजन विल बिकम इनएलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. जिसमें देख सकते हैं कि 90% जो पीपल है वो तो इलेक्शंस में खड़े भी नहीं हो पाएंगे और हो सकता है वो अच्छे हों. तो अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से. तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू बेस पे, इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो गाइज, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई दिस वीडियो. आई होप यू ऑल आर हैप्पी and healthy at your home. You're doing well with your studies. You're doing yoga and use your time not only for study. You have to be improve your skills. Like जैसे आप ऐड में देखते हैं कि कुछ ने अपने कंप्यूटर पढ़ना सीखा, कुछ ने
खाना बनाना सीखा, कुछ ने नई नई चीज़ें सीखी। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप अपने आप के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अपने जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पेंटिंग करना है ना, और हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हमारे गणेश चतुर्थी आई है, तो आप मिट्टी से नई नई ड्राइंग्स बना सकते हैं, है ना, क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं। तो स्कूल में हम करते ही थे ये सारी चीज़ें, और अभी अभी हम अपने घर पे हैं तो और फ्री हैं, हम आराम से इंटरेस्ट लेके कर सकते हैं। तो नई नई चीज़ें सीखिए, लर्न न्यू न्यू थिंग्स दैट इम्प्रूव योर करेक्टर्स। एंड आल्सो इफ यू आर वीक इन इंग्लिश, यू कैन learn with online things and improve your skills, pronunciations. God bless you and bye.